गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारी इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 18 जिसका नाम था उपभोक्ता विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। पिछले लेक्चर में हमने उपभोक्ता के बारे में अध्ययन कर लिया था कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता के शोषण जो थे वो किस किस प्रकार से होता है, उपभोक्ता के शोषण के कारण क्या क्या हैं और इस शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में बात की थी। और उपभोक्ता के कुछ कर्तव्यों का भी जिक्र हमने किया था कि किस किस कर्तव्यों का उपभोक्ताओं को पालन करना चाहिए ताकि वो शोषण से बच सकें। साथ ही साथ यदि उपभोक्ताओं का शोषण होता है तो उनके विवादों का निपटारा करने के लिए किस किस स्तर पर क्या क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब हम शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो है विधिक जागरूकता। बच्चों, विधिक जागरूकता नाम से ही हमें जानकारी है कि कानूनी जानकारी या सरकार के द्वारा जो चलाई गई जो जानकारी है या जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसी को हम क्या कहते हैं, विधिक जागरूकता कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या गांवों में या ढाणियों में रह रहे हैं, और उन लोगों के विकास के लिए सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बना रखी हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता। और साथ ही साथ उनके लिए जो नियम या कानूनों की व्यवस्था जो की गई है उन कानूनों के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए विधिक जागरूकता की व्यवस्था की गई है। इस विधिक जागरूकता का प्रारंभ जो था वो कहाँ से हुआ है, वो माना जाता है फ्रांस से, कि सबसे पहले फ्रांस के अंदर जो था वो निर्धन और गरीब लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई। उसके बाद में जो था वो इंग्लैंड के अंदर भी जो था वो इसको प्रारंभ किया गया, ब्रिटेन के अंदर भी। और फिर उसके बाद में भारत के अंदर 1944 के अंदर कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम बनाए गए। और साथ ही साथ फिर उसके बाद में भारत सरकार ने 1960 में कुछ दिशा निर्देश दिए और उन निर्देशों के आधार पे 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई। और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उस कमेटी के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ये आपको ध्यान रखना है कि उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ठीक है। और विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को पूरे भारत में एकरूपता से लागू करने के लिए भारत सरकार ने 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विधिक सेवा अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया? 1987 में पारित किया गया। और इससे इसके अंदर आपकी बुक के अंदर 5 नवंबर दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में इसकी तारीख जो है वो कितनी है? 9 नवंबर है। ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना। 9 नवंबर 1995 को इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया और इसीलिए 9 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। विधिक सेवा अधिनियम जो 1987 है उसके अधीन नागरिकों को जो था वो समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करने के लिए और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उन योजनाओं को जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, हमारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं, विकलांग हैं या वृद्धजन हैं, महिलाएं हैं, बालक हैं, जिनको इन योजनाओं की आवश्यकता है, उन लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो थी वो योजनाएं बनाती है और इसके माध्यम से उनकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इस विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान कौन कौन से हैं। तो अलग अलग स्तर के ऊपर इनके 4 संस्थान जो थे वो कार्य करते हैं। एक तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तीसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समितियां, जो अपने अपने स्तर के ऊपर जो थे वो इन कल्याणकारी योजनाओं और जो नियम बने हुए हैं उनके बारे में या नियमों में कोई परिवर्तन हुआ है तो उनके बारे में जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कार्य करती है। और ये कार्य ही जो था वो क्या कहलाती है? विधिक जागरूकता कहलाती है। यानी उन लोगों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं या कोई संशोधन जो हुआ है उनके बारे में जानकारी देना ही क्या कहलाता है? विधिक जागरूकता कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। तो राजस्थान के अंदर
इनको लागू करने के लिए इसका एक मुख्यालय बनाया गया है, जो कहाँ पे है, वो है उच्च न्यायालय जयपुर में। अब आप सोचोगे कि उच्च न्यायालय तो हमारा जो थे वो जोधपुर में है, तो हमारा जो उच्च न्यायालय है वो तो जोधपुर में है, लेकिन इसकी एक बेंच जो है वो कहाँ पे लगती है, जयपुर में लगती है, और वहीं पे ही इसका एक कार्यालय जो था वो स्थापित किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जो होते हैं। जो भी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं, और जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो इनके कार्यकारी अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, और उनके निर्देशों में पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। क्लियर? एक्शन में ये क्या था हमारा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, तो आप लिख सकते हो कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1987 के अधीन की गई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में है। और जो भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इनके जो थे वो प्रमुख अध्यक्ष माने जाते हैं। अब इनके काम क्या क्या हैं, तो राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कार्य जो हैं वो है, राज्य प्राधिकरण का एक काम तो ये है कि वो केंद्र सरकार की नीतियों और निर्देशों को कार्यान्वित करता है, उनके बारे में उनको लागू करने का कार्य करता है, और ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन मानदंडों को पूरा करते हैं। यानी जिन व्यक्तियों के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं उनको इन योजनाओं का लाभ दिलवाने का कार्य करती हैं। लोक अदालतों का जिनके अंतर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं, उनका संचालन करना। लोक अदालतें आपको पता है क्या होती हैं, लोक अदालतें वो होती हैं जिनके अंदर आपसी समझाइश के द्वारा जो था वो विवादों का निपटारा किया जाता है। फिर है निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, कि अलग अलग जो विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम जो हैं उनको संचालन करना, स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना, जो विवाद हैं उनका निराकरण की व्यवस्था करना, विधिक चेतना और प्रसार का कार्य करना, और ऐसे कार्यों की पालना करना जो केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको लागू करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विधिक जागरूकता करने के उपाय क्या क्या हैं, किन किन तरीकों से विधिक जागरूकता करवाई जा सकती है या फैलाई जा सकती है। तो न्यायिक अधिकारीकरण जो होते हैं और विधिक जागरूकता टीम जो है वो समय समय के ऊपर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या सार्वजनिक स्थलों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करती हैं, या मोबाइल वैन जो थे वो गांव-गांव में भिजवा करके और उनको लोगों को कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है, या दूरदर्शन और जो हमारे रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी है, उनके द्वारा भी जो था वो अनेक प्रकार के साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से कानून की बात कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम जो था वो प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे 7:30 बजे तक, और राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों से प्रत्येक रविवार को सायं 5:45 से 6 बजे तक कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंदर कानूनों के बारे में जानकारी, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा जो जिला विधिक और सेवा प्राधिकरण है वो समय समय पर अनेक प्रकार की पुस्तिकाएं छपवा करके या पत्र पत्रिकाएं छपवा करके भी जो थे वो अपनी इन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब राजस्थान राज्य स्तर के ऊपर जो था वो उनके जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, या दूसरे लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर श्रीमान जो सदस्य सचिव राजस्थान हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, उनके टेलीफोन नंबर जो थे वो बुक में आपके दिए हुए हैं। जिला स्तर के ऊपर जो थे वो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, जिला विधिक प्राधिकरण होते हैं। तहसील स्तर के ऊपर क्या है कि वैसे ही अध्यक्ष और तहसील विधिक सेवा समिति बनाई जाती है, वो इन तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए, इनको फैलाने के लिए कार्य करती है। अब यह कि सरकार की कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो सरकार की प्रमुख योजनाओं में है पहले तो दुर्घटना मृत्यु पर सहायता, कि यदि कोई व्यक्ति, कोई पंजीकृत श्रमिक जो है वो किसी असंगठित क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है, यानी निजी क्षेत्र का छोटा सा कोई व्यावसायिक क्षेत्र है वहाँ पे वो कार्य कर रहा है, तो उसकी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता उसको उपलब्ध करवाई जाती है। चिकित्सा अनुदान राशि के अंतर्गत क्या है कि पंजीकृत श्रमिकों को इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है।
निर्माण श्रमिकों या बच्चों को छात्रवृत्ति जो है, जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो था वो 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए 1000 रुपये छात्रों के लिए और छात्रा के लिए 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। 9 से 12 में अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको छात्रों के लिए 2000 रुपये और छात्रा के लिए 2400 रुपये उपलब्ध करवाई जाती है। इसी तरह से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के ऊपर भी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि इन श्रमिकों के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह सकें। फिर है प्रसूति सहायता योजना। ये जो योजना है ये महिलाओं के लिए है और महिला हितकारी योजना के नाम से 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव यानी प्रत्येक बच्चे के जन्म के ऊपर 6000 रुपये प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई जाता है ताकि वो उस बच्चे का पालन पोषण अच्छा कर सके, पौष्टिक आहार ले सके। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना है जिसके अंदर पंजीकृत श्रमिकों की जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी पेंशन का भी लाभ उनको दिया जाता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो बनाया गया है उसके अंदर श्रमिक के बच्चों को जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद में 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार है, यानी बच्चे की देखरेख करने के लिए उनको 6 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा और भविष्य निधि योजनाएं जो थी वो चलाई जा रही हैं। इस तरह की अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चला करके और लोगों को जागृत किया जाता है, उनकी सहायता की जाती है। फिर है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जो आप सब जानते हैं कि आज के समय जो है वो बाल विवाह जो है वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है और उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है कि लड़के की आयु तो कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष और लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और इससे कम उम्र में यदि विवाह होता है तो उसके लिए माता पिता को सज़ा भी मिल सकती है और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। फिर नकल विरोधी कानून। बच्चों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षाओं के अंदर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 जो चला हुआ है उसके अंदर किसी भी तरह की अनैतिक या अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर 3 साल की सज़ा हो सकती है। कई बार कोई दूसरे बच्चे किसी दूसरों को जो था वो भड़का देते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें जितना भी अध्ययन करना है स्वयं अपनी मेहनत से करना है और परीक्षा में नकल और अनुचित जो साधन हैं उन किसी भी साधनों का इस्तेमाल नहीं करना, भले ही वो मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं वो हमें परीक्षा कक्ष में नहीं लेके जानी किसी के भी कहने पे। ठीक है। फिर है सूचना का अधिकार। देखो सूचना का अधिकार जो है वो क्या है, एक तरीके से जानकारी का अधिकार है कि सरकार जिस तरह से हर व्यक्ति को बोलने रहने की स्वतंत्रता देती है उसी तरह से वो जानकारी उपलब्ध कराने के भी अधिकार देती है कि सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में कोई भी व्यक्ति जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी जो है वो आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाती। ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये अधिनियम 2005 में पारित किया गया। लोकसभा में ये कानून जो था वो 15 जून 2005 को पारित किया गया। इसको RTI भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में बाई चांस केवल ये आ जाता है कि RTI क्या है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। और ये अधिनियम जो था वो 2005 के अंदर पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में ये कानून जो था वो पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। अब इसके अंदर नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो पहला अधिकार तो ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से वो सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई भी नागरिक जो है वो किसी भी तरह के दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ले सकता है, लेकिन उन दस्तावेजों का संबंध हमारे देश की सुरक्षा या सैन्य व्यवस्था से नहीं होना चाहिए। और कामों की को भी वो देख सकता है, काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकता है, कंप्यूटर या CD या फ्लॉपी में भी सूचना ले सकता है, मजदूरी के मस्ट रोल, लॉगबुक, टेंडर के दस्तावेज, कैश बुक, विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इनकी जानकारी लेने का भी उसको अधिकार है। और इस तरह से वो इनडायरेक्ट रूप से सरकार के कार्यों के ऊपर नियंत्रण भी रख सकता है, यानी सरकार कोई भी या कर्मचारी कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। फिर है सूचना प्राप्त करने का तरीका क्या है कि हम किस तरह से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसको एक निर्धारित प्रपत्र के अंदर आवेदन करना होता है, जिसके साथ में 10 रुपये का नगद या फिर पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा करवाने पड़ते हैं। 10 रुपये कम से कम फीस है उसकी। और अगर सूचना बड़े आकार की है
और ज़्यादा पेज उसके अंदर हैं तो प्रति नकल के हिसाब से उनको अलग से पेमेंट करनी पड़ती हैं। जैसे फ़ोटोकॉपी अगर 100-200 पेज हैं, 5-4 पेज हैं, तब तो क्या है कि 10 रुपये में हो जाती हैं। लेकिन अगर पेज उसके ज़्यादा है, जो सूचना आपने मांगी है वो सूचना काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो उसके लिए आपको फ़ोटोकॉपी के अलग से भुगतान करने होंगे। और यदि आप सूचना जो है वो सीडी में या फ्लॉपी में लेना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये अलग से जमा करवाने पड़ेंगे। और फ़ोटोकॉपी के शुल्क जो है वो 2 रुपये प्रति शुल्क की दर से आपको देने होंगे। और यदि ये दर बढ़ जाती है सरकार की तो आपको बढ़े हुए दरों के हिसाब से भी भुगतान करना पड़ सकता है। फिर है रिकॉर्ड या कोई दस्तावेज अगर आप देखना चाहते हैं तो 10 रुपये जमा कराने के बाद में 1 घंटा आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में हर 15 मिनट के लिए आपको 5 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। आवेदन के लिए 30 दिन के अंदर जो थे वो सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं आवेदन किया कि हमें ये सूचना चाहिए, तो वो 30 दिन के अंदर आपको सूचना दे सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे के अंदर भी सूचना प्राप्त कर सकता है। और सहायक सूचना अधिकारी 35 दिनों में सूचना मंगवा कर देगा। यदि सूचना नहीं देता है तो उससे ऊपर के अधिकारी के यहाँ भी हम अपील कर सकते हैं। समय अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाता है और उसकी अपील जो है वो हम आगे भी कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। सूचना नहीं देने पर अनेक प्रकार के जुर्माने या पेनल्टी की भी सूचना है। सूचना देने वाले अधिकारी बिना किसी सही कारण के या आवेदन लेने से मना करे या जानबूझ के वो ये कहे कि ये अधूरी या भ्रामक सूचना दे तो 250 रुपये रोजाना के हिसाब से कुल 25,000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकते हैं यदि वो सही सूचना नहीं देते हैं। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी सूचना ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी सूचना नहीं ले सकते। जैसे राज्य की सुरक्षा संबंधी कोई सूचना है तो वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। सुरक्षा रणनीति है, विज्ञान या आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारी है, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं हैं, हमारे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकारों का हनन हो रहा हो किसी सूचना से, वो सूचना, गुप्तचर ब्यूरो या सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो, उस तरह की सूचनाएं जो थी वो आपको नहीं दी जाएंगी। अब सूचना अधिकारी जो थे वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग होते हैं। जैसे ग्राम स्तर के ऊपर सचिव या ग्राम सेवक जो थे वो प्रमुख सूचना अधिकारी होते हैं। पंचायत समिति स्तर पे विकास अधिकारी होते हैं। जिला स्तर पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी होता है। और राज्य सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे वो सूचना अधिकारी माने जाते हैं। उनके यहाँ जो थे वो हम अपील कर सकते हैं। और यदि हमें कोई विश्वविद्यालय की सूचना लेनी है तो कुल सचिव के यहाँ पे, और सरकारी विभाग में विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी या शासन सचिवालय में सचिव, प्रशासन सुधार विभाग उसके प्रमुख अधिकारी होते हैं। अब अपील का समय क्या है कि लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। यदि आप उसकी सूचना से संतुष्ट नहीं है या आप ये मानते हैं कि वो सूचना पूरी नहीं मिली है तो आप उसकी अपील जो थे वो 30 दिन के अंदर उसके उच्च अधिकारी के यहाँ पे कर सकते हैं। अब अपील अधिकारी जो थे वो कौन कौन से थे, जैसे ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम सेवक की अपील, ग्राम सेवक के विरुद्ध अपील जो था वो कहाँ पे कर सकते हैं, सरपंच को। और विकास अधिकारी की अपील प्रधान को की जा सकती है। अतिरिक्त कलेक्टर की अपील जिला कलेक्टर को जो थे वो अपील की जा सकती है। और 30 दिन में सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जानकारी होगी कि सूचना का अधिकार जो था वो क्या था और किस तरह से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और इसके क्वेश्चन आंसर में से बात कर लेना। ओके, गुड बाय।